गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे हम रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके तीसरे भाग पर दृष्टि डालेंगे। अभी तक हम दो भाग पढ़ चुके हैं, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 4.1। उसके बाद हम प्रश्न 4.2 पर भी चर्चा करेंगे, और फिर फॉर्मल आवेश, जिसे जो आपकी पुस्तक में 4.1.4 पर दिया हुआ है, और अंततः अष्टक नियमों की सीमाएं, जो आपकी पुस्तक में 4.1.5 पर दी हुई हैं। इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे चढ़ते हैं। उदाहरण 4.1, सीओ के अणु की लुईस बिंदु संरचना लिखें। ठीक है, जो सीओ है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अणु की हमें लुईस बिंदु संरचना लिखनी है। ठीक है, तो देखिए पद एक, कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या की गणना। ठीक है, जो कार्बन और जो ऑक्सीजन है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन के जो परमाणु है, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या की पहले हम गणना करेंगे। कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के बाहर संयोजकता कोश के विन्यास, जो आउटर ऑर्बिटल मतलब जो बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है, 2s2 2p4, यह है कार्बन का। सॉरी, 2s2 2p2, यह है कार्बन का। और 2s2 2p4, यह है ऑक्सीजन का। अतः उपलब्ध संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कार्बन में कितने हैं, दो एस कक्षक में और दो पी कक्षक में, तो कितने हुए, चार हुए। और ऐसे ही ऑक्सीजन में दो एस कक्षक में और दो टू पी कक्षक में, तो कितने हो, सॉरी, चार टू पी कक्षक में, तो दो और चार कितने हुए, छह हुए। अंततः उपलब्ध संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, चार कार्बन की और छह ऑक्सीजन की, तो मिला के 10। सीओ की आधारभूत संरचना कुछ इस प्रकार से है। सी तथा ओ के बीच एक एकल आबंध बनाएं। है ना, अब हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक एकल आबंध बनाएंगे। ठीक है, एकल आबंध के लिए जो जो बॉन्ड है, एकल आबंध है, उसके लिए हमारे हमारे पास सहभाजित इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है ना, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का होगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का युग्म है, ये कार्बन और ऑक्सीजन अपने में सहभाजित कर लेंगे। ऑक्सीजन के परमाणु पर अष्टक पूर्ण करें। है ना, तो देखो ये और ये हो गया ऑक्सीजन पे अष्टक पूर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पर। बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन सी पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दर्शाएं, और जो बचे दो इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के, वो यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दर्शाए गए हैं। है ना, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच ये क्या है, ये एकल आबंध है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के में साथ में सहभाजित है। परंतु इस संरचना में कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं होता है ना, नहीं हो रहा। इसलिए सी तथा ओ के नीचे बहु आबंध की आवश्यकता होती है। ज्यादातर बहु आबंध इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एकल आबंध से जो परमाणु है उनका अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा हो। ऐसे यहाँ पे जब कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है, इसलिए सी तथा ओ के नीचे बहु आवंत की आवश्यकता होती है। इन परमाणुओं के मध्य त्रि आवंत लिखने पर दोनों परमाणुओं के लिए अष्टक नियम का पालन हो जाता है। जैसे यह कार्बन और यह ऑक्सीजन, इनमें क्या बनना है, त्रिआवंत बन रहे हैं। है ना, त्रिआवंत मतलब तीन इलेक्ट्रॉन के युग्म सहभाजित होंगे। तो ये हो गया दो, चार और छह, तो ये हो गया छह इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब कार्बन, ये जो छह इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के भी है और ऑक्सीजन के भी है ना। तो अगर हम ऑक्सीजन का अष्टक देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो रहा है। ऐसे अगर हम कार्बन का देखें तो कार्बन में भी 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के ही अष्टक पूर्ण हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, त्रिआवंत आएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में त्रिआवंत बन गया। ठीक है, इतना समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हम देखेंगे प्रश्न 4.2। नाइट्रेट आयन NO2- के लिए लुईस संरचना लिखें। अब हमें जो नाइट्रेट आयन होता है, जिसे हम NO2- के नाम से जानते हैं, इसके लिए लुईस संरचना लिखनी है। ठीक है, तो चलिए हम पद एक देखते हैं पहले। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो अ, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है ना, जिनका संयोजन होगा, जिनकी शेयरिंग होगी, तो नाइट्रोजन में जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कितना है, 2s2 2p3। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में है और तीन इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन हुए पांच। है ना, और NO2 है, NO2- है ना, तो ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु की जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है 2s2 2p4। है ना,
2p4, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2s कक्षक में 2 और 2p कक्षक में 4, 4 और 2 6। तो ऑक्सीजन में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षक में। लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु कितने हमारे पास, 2 हैं। तो हम इसे 2 से गुणा करेंगे, तो 5 + 2 × 6, 6 × 2 12, 12 और 5 17। तो पूरे जो सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह कितनी है, 17 है। इकाई ऋणावेश के लिए एक इलेक्ट्रॉन जमा करने पर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 17 + 1 18 हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे इकाई ऋणावेश है, NO2 माइनस है, तो इसलिए ऋणावेश की वजह से एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें जमा करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जमा करने पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह कितनी, 17 और 1 18 हो जाती है। अब देखते हैं पद 2। NO2 माइनस आयन की आधारभूत संरचना को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना। NO2 है, तो एक O फिर N और एक O, तो ये हो गया एक NO2। तो हम इसे इस संरचना में भी लिख सकते हैं, ONO। ठीक है, ये याद रखना। नाइट्रोजन तथा प्रत्येक ऑक्सीजन के बीच एक एक आवंत बनने तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के अष्टक पूर्ण करने पर नाइट्रोजन पर उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन एक एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इन्हें हमने ONO संरचना में लिखा है, पहले O है फिर N है फिर O है, तो ONO। तो जो नाइट्रोजन है वह ऑक्सीजन के साथ भी आवंत बनाएगी, और मतलब इस ऑक्सीजन के साथ भी आवंत बनाएगी, और इस ऑक्सीजन के साथ भी आवंत बनाएगी, है ना। और ऑक्सीजन के परमाणु के अष्टक पूर्ण होने पर नाइट्रोजन पर उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी बनाते हैं। चूंकि इस प्रकार नाइट्रोजन परमाणु पर अष्टक पूर्ण नहीं होता, ठीक है, इसलिए N तथा O के बीच बहुआवंत की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि बहुआवंत इसलिए बनाए जाते हैं जब एक एकल आवंत से जो परमाणु है वो अष्टक प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए N तथा O के बीच बहुआवंत की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के किसी एक परमाणु के बीच एक द्विआवंत बनने पर हमें निम्नलिखित लुईस बिंदु संरचना प्राप्त होती है। क्योंकि अगर हम एकल आवंत और एकल आवंत बनाएंगे तो जो नाइट्रोजन है उसका अष्टक पूर्ण नहीं होता, इसलिए हम बहुआवंत की हमें आवश्यकता पड़ी है। इसलिए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में तो हम किसी एक ऑक्सीजन, मतलब ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन, तो किसी एक ऑक्सीजन के साथ बहुआवंत मतलब द्विआवंत बना लेंगे, है ना, जिसमें हम दो दो इलेक्ट्रॉन की मतलब पूरे 4 इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता करेंगे। ठीक है, और एक ऑक्सीजन से एक एकल आवंत बना लेंगे। तो देखिए, ये है नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मान लीजिए हम इस वाले ऑक्सीजन के साथ बहुआवंत या फिर द्विआवंत बना रहे हैं, तो ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, दो नाइट्रोजन के और दो ऑक्सीजन के। तो इधर हमें द्विआवंत मिल जाएगा, और यहाँ पे हम एक आवंत एकल आवंत इस वाले ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे, तो ये एक आवंत इस वाली ऑक्सीजन के साथ बन गया। अगर अब हम अगर अब हम देखें कि अष्टक पूर्ण है कि नहीं, तो ऑक्सीजन का अष्टक देखें तो 1 2 3 4, और ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, है ना, तो 5 6 7 8, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण है। ऐसे ही इस ऑक्सीजन को देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूर्ण है। और नाइट्रोजन को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का भी अष्टक पूर्ण है ना। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर इधर से भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये इसके साथ भी द्विआवंत बना सकता है और इसके साथ भी। तो इस वाले केस में इसके साथ इस वाले ऑक्सीजन के साथ द्विआवंत बनाया, लेकिन इस वाले के साथ भी बन सकता है। तो ये जो संरचना है कुछ इस प्रकार या फिर इस प्रकार, दोनों प्रकार से लिखी जा सकती है। इतना समझ आया, तो हम आगे चलते हैं। फॉर्मल आवेश लुईस बिंदु संरचना की सामान्यता, ये आपकी पुस्तक में 4.1.4 पर दी हुई है। अणुओं की वास्तविक आकृति नहीं दर्शाते हैं। बहु परमाणु आयनों में संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर स्थित होता है। हालांकि प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश दर्शाया जा सकता है। जब जो बहुपरमाणविक आयन होते हैं उनमें जो संपूर्ण आवेश है, मतलब जो उनपे जो आवेश होता है वह पूरे आयन पर होता है, ना कि किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित होता है। बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश को उसकी विगलित स्थिति में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या तथा लुईस संरचना में परमाणु को प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इससे मुझे पता है दिक्कत हुई होगी, तो अभी हम सीधा फॉर्मूला देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। ये इसमें हमें बताया जा रहा है कि जो लुईस संरचना में किसी परमाणु पर जो फॉर्मल आवेश होता है ना, लुईस संरचना में किसी भी परमाणु पर जो फॉर्मल आवेश होता है वह किसके बराबर होता है, कि जब उस परमाणु पे मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, है ना, जो मुक्त परमाणु है उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या में से हम घटाएंगे
एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और माइनस 1/2 आवंटित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, है ना। तो ये है फॉर्मूला क्या, लुईस संरचना पर किसी परमाणु पर फॉर्मूल आवेश का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या -1/2 आवंटित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। इसे अभी हम उदाहरण की से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, आइए ओजोन O3 के अणु को ले। O3 की लुईस संरचना को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, है ना। O3 जो ओजोन है उसकी जो संरचना है उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। O3 मतलब 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो ये O, ये O और ये O, है ना। इसमें एक के साथ एक अलाबंध है और एक दो ऑक्सीजन के बीच में द्वि आबंध है ना। तो हम मानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये पहला है ना, ये दूसरा और ये तीसरा। ऑक्सीजन के परमाणु को 1, 2 तथा 3 द्वारा चिन्हित किया गया है। तो जो पहला ऑक्सीजन है, उस मतलब जो पहला ऑक्सीजन का परमाणु है, अणु है, तो ओ परमाणु पर फॉर्मल आवेश। तो ओ परमाणु पर फॉर्मल आवेश क्या होगा कि उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ऑक्सीजन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। तो 6 माइनस हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं उस पर। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 2, तो -2, -1/2 था, सूत्र में था ना, -1/2 आवंटित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो इस ऑक्सीजन के आवंटित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, है ना। द्विआवंत में 4 और 5, 6, एक अलावंत में 2, तो 4 और 2 6। तो 6 -2 -1/2 गुणा 6। तो इसे हम हल करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु देखें तो यहाँ पे जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी 6 ही होंगे, है ना। माइनस, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह कितने हैं, 2 हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वह कितने हैं, 1, 2, 3, 4 है। तो 6 में से 6 -4 -1/2। और हम देखेंगे कि आवंटित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन आवंटित हैं। तो इसे हम हल करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। और तीसरे ऑक्सीजन के अणु द्वारा चिन्हित अंतस्थ O परमाणु पर फॉर्मल आवेश। तो अगर हम इस पे देखें तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन इस पे भी 6 हैं, है ना। माइनस जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, कितने हैं, 1, 2, 3 है। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। वो इलेक्ट्रॉन जो कि आवंदन में नहीं है ना, वो लिखने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 में से 6 -1/2। और वो इलेक्ट्रॉन जो आवंदन में है तो 1 और 2, तो 6 - 6 -1/2 गुणा 2। इसे हम हल करेंगे तो -1 प्राप्त होगा। अतः O3 के अणु को फॉर्मल आवेश के साथ इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, क्योंकि पहले वाले पे +1 का चार्ज आएगा, है ना। ये +1 आ गया। दूसरे वाले पे 0 है तो ये 0, और तीसरे वाले पे -1, तो माइनस। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं अष्टक नियमों की सीमाएं। यद्यपि अष्टक नियम अत्यंत उपयोगी हैं, परंतु यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता। यह मुख्य रूप से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है तथा अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को समझने में उपयोगी होता है। परंतु फिर भी अष्टक नियमों के कुछ अपवाद हैं, जिसमें से 3 प्रमुख अपवाद हैं, जिसमें से हम पहला देखेंगे। केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है ना। कुछ यौगिक होते हैं जिसमें जो केंद्रीय परमाणु है उसके चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। यह मुख्यतः उन तत्वों के यौगिकों में होता है जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। ठीक है, किन यौगिकों में, जिनमें जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 4 से कम होती है। उदाहरण के लिए LiCl, BeH2 तथा BCl3 लेते हैं, है ना। क्योंकि Li और Cl का जो आबंध होता है वह एकल आबंध होता है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, एक और एक, दो ही है ना। मतलब एक Li का और एक Cl का। ऐसी H, B और H। तो यहाँ जो बेरिलियम है वह H के साथ एक आबंध और इस H के साथ एक आबंध बना रहा है। ऐसी BCl3 में जो BCl3 में जो बोरॉन है वह क्लोरीन के साथ, है ना, मतलब क्लोरीन के हर एक अणु के साथ, परमाणु के साथ एकल एकल आबंध बना रहा है ना। यहाँ पर Li, B तथा B के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है ना। Li, B तथा B में कितने हैं, 1, 2 और 3 है। इस प्रकार के अन्य यौगिकों AlCl तथा AlCl3 तथा BF3 भी इसके कुछ उदाहरण है ना। LiCl में यहाँ पे एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, Li एक दे रहा है, Cl एक दे रहा है। ऐसी BH2 में या B इस H को एक दे रहा है ना, मतलब B और H आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ के संयोजक कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भी ये एक एक हो गया। ऐसी
VCl3 में भी। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 4.2 और फिर प्रश्न 4.2 पर चर्चा की, और फिर फॉर्मल आवेश और अष्टक नियमों की सीमाएं देखी। बाकी अगले भाग में हम अष्टक नियमों की सीमाएं, कुछ जो अभी हमने एक अपवाद देखा और भी हैं, और फिर आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध, इन पर भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।